हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो हम लोग जो 500 क्वेश्चन साइंस क्वेश्चन का जो सीरीज कर रहे हैं उसका जो ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः जो है आपको एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं साइंस का उसको हम कवर करने वाले हैं। और इस आने वाले जो भी ये जो 15 क्वेश्चन होंगे और उसका डिटेल से थ्योरी भी होगा। और आपको अच्छा लगेगा कि ये कुछ जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपको एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले ये जितने भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के वीडियो जो भी है आपका जनरल साइंस या जीके या जो भी आने वाला हर एक जो जनरल कंपटीशन में तैयारी की जाती है उसके लिए हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि एटम व्हिच हैव सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, ठीक है। मतलब जिन परमाणुओं के समान द्रव्यमान संख्या हो और लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो ये किस किस कैटेगरी में आएगा? आइसोटोप्स होगा यानी समस्थानिक होगा, आइसोबार होगा या संभारिक होगा, या आइसोटोन्स होगा या आइसोमर्स होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको ना बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप मगर कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए पहले जानेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है। तो आइसोटोप्स जो है आपका पहले हम लोग आइसोटोप्स को एड्रेस करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है कि आपका क्या होगा कि मास नंबर जो होगा, मास नंबर क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स का डिफिनेशन होता है कि न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन जो होगा आपका ये डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। और प्रोटॉन संख्या जो है ये सेम होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपका देखिए न्यूट्रॉन सेम रहेगा और प्रोटॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा और प्रोटॉन सेम रहेगा। तो ये क्या होगा कि मान लीजिए जो मास नंबर है वो वेरी करेगा। तो इस तरह का अगर केस अगर कोई भी सब्सटेंस में आता है तो वो जो है वो आपको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्या है, देखिए एक ले लेते हैं आपका, देखिए C12, एक ले लेते हैं C13, एक ले लेते हैं C14। ये जो है देखिए इसमें प्रोटॉन देखिएगा तो कितना है, प्रोटॉन जो है इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन न्यूट्रॉन देखिएगा तो इसमें क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो ये जो आपका हुआ, देखिए इसमें क्या है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए इसमें C12 में 12 होगा आपका मास नंबर, ठीक है, मास नंबर जो है 12 होगा। और C13 में 13 होगा, क्योंकि देखिए प्रोटॉन सेम होना चाहिए, प्रोटॉन सेम है और ये जो न्यूट्रॉन का संख्या है वो डिफरेंट है। तो इस तरह का पैटर्न जो फॉलो करता है जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट का फॉर्म होता है वो आपको आइसोटोप्स कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि आइसोबार क्या होता है, ठीक है। तो आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार में क्या होता है आपको कि इसका जो है मास, इसका जो ये जो है आइसोबार का जो है डिफिनेशन ही होता है कि मास नंबर जो है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो आपका सेम होना है, ठीक है, ये सेम रहेगा। तो जैसे कि और देखिए सेम कैसे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो 14 18 आर्गन लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह आपका 19 पोटेशियम 19 और कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का आपका 40 और ये हो गया 20, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि आप देखोगे ये जो 40 है, 40 है, क्या है, ये मास नंबर है। ये है क्या, बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो देखिएगा आर्गन में जो होता है, आर्गन में आपका प्रोटॉन 18 है, ठीक है, न्यूट्रॉन 22 है, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट केस में जो हो रहा है, फर्स्ट केस में जो है प्रोटॉन जो है इसका 22 है प्लस 18, ठीक है, ये आपका प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। और जो दूसरा जो पोटासियम ली है उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन 19 है, ठीक है, और आपका जो उसका जो न्यूट्रॉन है वो 21 है। इसी तरह ये कैल्शियम लीजिएगा तो कैल्शियम में क्या है कि 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है,
ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि आपका मास नंबर जो है ये दोनों को ऐड करने के बाद देखिए ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। मास नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या हो रहा है आपका न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो ये आपका होता है आइसोबार। आइसो मतलब संभारिक। संभारिक मतलब क्या कि भार मतलब आई मीन मास। तो मास नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मास नंबर जब भी सेम आपको मिलेगा, और प्रोटॉन का संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देखिए जैसे 20 है, 22 है, 19 है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी संख्या देखिए 20 है, 18 है, 21 है, ये भी डिफरेंट हो रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या देखना है कि हमको मास मतलब मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो सेम अगर है तो वो जितने भी एलिमेंट है वो आपको आइसोबार्स हो गए। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स के बारे में देखिए क्या होता है, सॉरी आइसोटोन्स के बारे में। अब देखते हैं आइसोटोन। तो आइसोटोन में क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रॉन जो होगा वो आपका होगा सेम, मतलब न्यूट्रॉन नंबर फिक्स रहेगा, और प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन ये होगा डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बोरॉन का ले लीजिए, 12B बोलते हैं इसको, और कार्बन का 13 ले लीजिए। तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन जो है दोनों में 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन अगर प्रोटॉन की बात कीजिएगा, तो इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 6 है। ठीक है, तो आइसोटोन्स होता है ये यूँ है कि उसमें उसका जो आपका न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए और प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली हो गया कि मास नंबर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन आपको ध्यान देखना है कि न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं है तो उसको आइसोटोन्स नहीं बोल सकते। आइसोटोन का मतलब है कि न्यूट्रॉन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है लास्ट, देखिए क्या है, लास्ट जो है आपका आइसोमर्स होता है। तो आइसोमर्स क्या होता है, ये आइसोमर जो होता है स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मान लीजिए CH, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं, जैसे कि C3H7OH। तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH है ना, OH ग्रुप, ये इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से कंपाउंड का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, कंपाउंड का आई मीन जो केमिकल बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ OH लग गया तो कुछ और बन जाएगा, अगर यहाँ OH लग जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे OH यहाँ होगा नहीं, तो किसी में क्या होगा, कोई एक जो आइसोमर्स होगा उसमें OH इस कार्बन से जुड़ा होगा या इस कार्बन से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे जो भी केमिकल फार्मूला होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर चेंज हो, जो मान लीजिए जो भी कंपोनेंट अवेलेबल हो उसको अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं उससे स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो हम लोग को आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि एटम व्हिच हैव द सेम मास नंबर। तो सेम मास नंबर का मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास मतलब नंबर सेम होना चाहिए, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, जनरली प्रोटॉन का संख्या होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का संख्या डिफरेंट होगा और न्यूट्रॉन का सेम होगा। तभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि आइसोबार्स जो होता है, जिसमें देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मास नंबर है वो सेम होगा, और इसका जो प्रोटॉन डिफरेंट होगा और न्यूट्रॉन सेम होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्विकलैम का आपका फार्मूला पूछ लिया जाएगा, तो क्विकलैम का क्या होता है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसमें पूछ रहा है कि गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित में मौजूद तत्वों के नाम बताइए यौगिकों में। तो जैसे कि CaO है, CO मतलब पहला दो, देखिए इससे कोई दो क्वेश्चन बन गया कि क्विकलैम बोलते हैं कि इसको है तो CO कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें क्या है, कैल्शियम है, उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, HBr, देखिए HBr है, तो हाइड्रोजन से बना है और ब्रोमीन से बना है। उसी तरह देखिए बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें सोडियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें 4 कंपोनेंट है। जैसे उसी तरह से पोटासियम सल्फेट है, तो उसको बोलते हैं K2SO4, तो उसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है, पोटासियम है। तो इस तरह से ये छोटा छोटा चीज़ जो है कभी कल आपको केमिकल फार्मूला भी पूछ दिए जा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। तो देखिए क्या था कि एटम का जो थ्योरी था वो फर्स्ट टाइम जो जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया वो बहुत ही मतलब जो हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ही ऐसा टाइम था जिसके बाद बहुत सारा चेंज होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे इन्वेंशन स्टार्ट हो गए। तो वो क्या क्या था, जब
द एटॉमिक थ्री मीटर वाज द फर्स्ट, जो सबसे पहले जो दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो क्या जॉन डाल्टन बोले थे पता है कि जो भी एटम है, एटम जो आपको मान लीजिए एटम है, ये जो है ये इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, उससे बना हुआ है। और जितना एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है। किसके लिए, मान लीजिए पर्टिकुलर अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम का एटम जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। कैल्शियम का अगर बात करें तो कैल्शियम का जितना होगा एटम वो आइडेंटिकल होगा। तो जो पर्टिकुलर एक एलिमेंट होगा, अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम का सारा एटम जो होगा उसका जो जो एटम का टाइप होगा वो आइडेंटिकल होगा, करैक्टर आइडेंटिकल होगा, ठीक है। लेकिन वही होगा कि अगर अगर ये चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो गया, तो उसका मास और उसका जो भी स्ट्रक्चर है, साइज है, वो चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम ये जो था आपको जॉन डाल्टन साहब दिए थे, जो कि मेन था कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते हो, और जो डिफरेंट एटम, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है उसका आइडेंटिकल होता है, और डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के लिए उसका मास और साइज अलग होता है, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, व्हिच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। देखिए, हाइड्रोजन का जो तीन समस्थानिक है, मतलब वही आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स में होता क्या, हम लोग पढ़े हैं कि देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है कि प्रोटॉन नंबर, देखिए न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा है ना, न्यूट्रॉन नंबर, जैसे कि इसमें न्यूट्रॉन जो है इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा है। और देखिए प्रोटॉन नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर जो है सब में एक ही है। तो ये अगर केस आए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यही हाइड्रोजन का जो तीन पार्ट होता है, पहला होता है प्रोटियम। प्रोटियम में क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन 0 और प्रोटॉन 1। और ड्यूटेरियम में क्या होता है कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और ट्राइटियम में क्या होता है आपका कि 2 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, तो एक ही प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो पहला में जो होता है प्रोडियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। देखिए यहाँ पे 0 है, और ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। तो पहला हो जाएगा आपका आंसर प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर चेंज होता है कि नहीं, रिमेन सेम, चेंज एंड देन रिस्टोर, मतलब चेंज होता है फिर सेम हो जाता है, चेंज अल्टरनेटिव पहले चेंज होता है फिर नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा है। देखिए क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है आपका, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन हुआ ये जो ये मान लीजिए ये नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ है, और बाहर में जो है क्या, इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, उससे नया कंपोनेंट बनेगा, नया यौगिक बनेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन तो बीच में बैठा हुआ है। अब प्रोटॉन ही क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई और एलिमेंट के पास चला जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जो है वो वहाँ का वहाँ ही बैठा रहेगा। तो ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें होगा रिमेन सेम, ठीक है। 36 में आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मापन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फर्स्ट टाइम जो हम लोग को जब भी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ठीक है, वो मतलब कौन सा वैज्ञानिक था, उनको जो खोज किए थे उसके लिए उसको मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे आपके रॉबर्ट विलियम थे। वो क्या किए थे कि ये जो है आपका एक लोहा का प्लेट लिए, ये और ये ऑयल लिए, ठीक है, एकदम वोल्टेज दे के एकदम प्रेशर से इसको रिलीज़ किया गया। तो क्या हुआ, ये जब यहाँ पे ये जो दो प्लेट के बीच में ये जब ऑयल को डिफ्यूज किया गया ना, तो ये क्या हुआ कि यहाँ जो है ये दो जो प्लेट था, ये यहाँ पे मान लीजिए ऑयल का जो भी पार्टिकल आया डिफ्यूज होके, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेविटी भी लग रहा है, और दिखा गया कि ये जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है। क्यों आ रहा है कि कुछ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और कुछ इसको बैलेंस करने के लिए कुछ एक अलग तरह का फोर्स लगा। वो एक था इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कब लगा, जब उस पर चार्ज होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ज पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, जिसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, इस तेल के जो भी पार्टिकल है उसको। तो इससे पता चला यहाँ कि
आपका जो दो प्लेट के बीच में, तो देखिए ये मेटल है, तो मेटल में से तो ये जो इसको आयनोनाइज करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा दो प्लेट के बीच में, ठीक है। तो ये जो तेल आया, तेल का जो कण है यहाँ पे अटक गया, अटक कैसे गया मतलब इक्विलिब्रियम में आया, वैसा फोर्स लगा कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इधर से मान लीजिए उसको mg लग रहा था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था जो इसको बैलेंस कर रहा था उस तेल के कण को बीच में कहीं जो भी है। तो उससे पता चला कि भाई mg को बैलेंस कौन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब आएगा भाई, तो इसका मतलब से पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है जिसके कारण वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है इस पार्टिकल पे, जिसके कारण ये पार्टिकल जो है, तेल का जो पार्टिकल है, ये वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आया था। तो ये एक था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन एटम डिफर फ्रॉम इट्स आयन इन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे Na है और एक Na+, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इसका पास 11 मतलब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये एक आयन हो गया। या मान लीजिए कोई होगा जैसे कि Cl- क्लोरीन है, इस पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 था अब 18 हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि एन एटम डिफर फ्रॉम आयन, जो देखिए ये एक मतलब एन, देखिए सोडियम का प्योर एटम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया या मास नंबर बढ़ गया। मास नंबर नहीं बढ़ा है, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी है वो तो इसमें भी है इक्वल, इसमें भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आयन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ हो गया 10, ठीक है। तो ये एक हो गया आंसर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए न्यूट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, वो तो आपका नाभिक में बैठा रहता है, ठीक है। तो मेन जो हुआ आपका, अगर आयन आयन बन रहा है प्योर एटम से, तो उसमें अगर डिफरेंस मेन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या इधर बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अर्थ इसमें देखिए द आइसोटेप्स ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, तो देखिए एक हम लोग अभी पढ़े थे प्रोटियम के बारे में, पूछ रहा था एक सवाल में कि प्रोटॉन 1 हो और न्यूट्रॉन 0 हो। अब पूछ रहा है आपसे ड्यूटेरियम के बारे में। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, ये हाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है कि आपका प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन भी 1 होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट की तरफ चलिए 39, देखिए क्या है, द ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आइसोटोप्स और कैंसर का इलाज के लिए बताइए। तो देखिए ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है उसका जो इलाज होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका एक यूज किया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेन ट्यूमर जो है उसमें जो आपका उस ट्यूमर को हटाने के लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा आइसोटोप्स यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या होगा वो हम अभी एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये जो कोबाल्ट का जो 60 है, कोबाल्ट 60 जो है ये यूज होता है। ये होता क्या है कोबाल्ट 60, ये क्या करता है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करता है, इससे आपको गामा रे निकलता है, ठीक है, गामा रे, ठीक है, गामा रे निकलता है। ये जो गामा रे है ये आपको किल करता है इसको टिश्यू को जो ट्यूमर होता है ब्रेन में। और ये एक आपका रेडियोथेरेपी के थ्रू होता है। तो मेन ये होता है कि आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाए कि गामा रे क्या होता है। तो गामा रे जो होता है इसका वेवलेंथ जो होता है छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ। और एनर्जी जो इसका होता है वो हाईएस्ट होता है, इसीलिए क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी है इसीलिए इसको ट्यूमर को सेल को ख़त्म करने के लिए आपको ये गामा रे मतलब कोबाल्ट 60 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये हुआ 40 पे। आइए देखिए 40 पे क्या है कि एन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, कितना कैसे होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल बनता कैसे, तो उसको देखने के लिए आप देखिए जितने भी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि यूरेनियम ले लीजिए, यूरेनियम ले लेते हैं 238, देखिए यूरेनियम 238। तो इसको अगर आप ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर टूटेगा तो ये थोरियम में टूटता है, थोरियम में क्या हो जाता है 234। और ये देखिए पेरेंट, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, कोई एक मेन एटम होगा उसको उससे टूटेगा, उससे डाउटर बनेगा और एक पार्टिकल या जो भी है रेज निकलेगा उससे, तो ये अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ये जैसे कि मान लीजिए कि यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम 238,
और इसका 92, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ये आपका थोरियम बनाएगा TH 234 और 90। देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसके पास क्या था, एटॉमिक नंबर जो है 2 घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा। ये जो है देखिए बैलेंस करने के लिए, इधर भी अगर 92 है, इधर भी 92 है, तो इधर भी 92 प्लस अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है यूरेनियम, जब मेन जो एलिमेंट था 238 था और 92 था, वो अब क्या बन गया 234 और 90। तो 90 क्या हुआ, पहले था उसका एटॉमिक नंबर 92, अब 90 हो गया। तो क्या हो गया, 2 प्रोटॉन रिलीज हुआ, तो 2 प्रोटॉन कहाँ जाएगा भाई, और उसके साथ 2 न्यूट्रॉन भी फ्री हुआ। तो ये दोनों मिलकर एक जो पार्टिकल बनता है वो उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये आपको रेडियो एक्टिव जो डीके होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए 41 पे आते हैं। 41 क्या है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते क्या है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम देखिएगा तो उसको लिखते हैं 281, क्योंकि उसका वैलेंसी 1 है, इसीलिए ये है। इसी तरह आपका कैल्शियम का लिख सकते हैं, कार्बन का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट जो ये जो देखिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे KLMN होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। ये वैलेंस सेल होता है क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद अंदर से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसको थोड़ा भी एक्साइटेशन, थोड़ा भी कम एनर्जी मिलेगा तो ये निकल जाएगा। और मान लीजिए जैसे कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आपको निकलना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये जो चारों साइंटिस्ट का है मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये पहले आपको जानना चाहिए कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो न्यूट्रॉन का जो आविष्कार था वो जेम्स चैडविक साहब किए थे, ठीक है। अब कब किए थे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ईयर न्यूट्रॉन हैज़ बीन इन्वेंटेड, मतलब न्यूट्रॉन का आविष्कार कब हुआ था, तो वो आपको देखना है। तो जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या किया था आपको, रदरफोर्ड जो है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए 1908 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 1908 में, ठीक है। और रॉबर्ट विलियम जो हैं आपको, इनको जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके लिए इनको 1923 में मिला था नोबेल प्राइज़। उसी तरह जेम्स चैडविक जो है ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे और इनको मिला था आपको 1935 में, ठीक है। 1935 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसी तरह जे थॉमसन जो हैं, जे थॉमसन को आपको जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हुआ था, उसके लिए इनको मिला था 1906 में, ठीक है। तो ये है, ये चारों साइंटिस्ट का डिफरेंट काम था। तो मेन हम लोग आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि मतलब आपका जो जेम्स चैडविक थे, न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन होता क्या, देखिए जो ये जो नाभिक है इसमें देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो पहले जस्ट पता था कि प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन के बारे में किसी को पता था नहीं। तो क्या किए कि ये जो है अल्फ़ा पार्टिकल, हम लोग जस्ट पढ़े, अल्फ़ा पार्टिकल को लेके वो क्या किए, जो अल्फ़ा पार्टिकल तो एनर्जी होता है, एक तरह का हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, उसको एक बेरिलियम जो सब्सटेंस होता है उस पर वो मतलब जैसे बम के तरह उस पर मतलब फोड़ा गया। तो उससे क्या हुआ कि देखिए बेरिलियम में तो एक मेटल है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होगा, और यहाँ पे पैराफिन वैक्स जो मोम होता है वो रखा गया। तो उससे क्या हुआ कि देखा गया कि ये जो है कुछ पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं वो डेविएट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे हम लगा देंगे तो वो डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पाया गया कि ये जो न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये कुछ ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो कि डेविएट नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से इसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो और ये इससे पता चला कि आपका जो न्यूट्रॉन जो है, एक तरह न्यूट्रॉन जो है पाया गया है, नाभिक में पाया जाता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये एक इन्वेंशन हुआ। तो जेम्स चैडविक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक ऑफ एन एलिमेंट। सॉरी, देखिए एन एलिमेंट बोला है, मतलब एक ही एलिमेंट से बना हुआ ट्राई मॉलिक्यूल, मतलब कौन सा है। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन चीज़ होना चाहिए उसमें, तीन होना चाहिए। ट्राई मतलब तीन। तो देखिए CO2, CO में क्या है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है,
तो यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है बट लेकिन 2 कार्बन, 1 कार्बन का है 2 ऑक्सीजन का। तो ये यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, मतलब वाटर है, K2O है, O3 है। तो O3 में क्या होता है आपका, इसको ओजोन बोलते हैं हम लोग। तो O3 में क्या होता है आपका, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन मिलके एक O3 बनाते हैं। ये जो ऑक्सीजन होता है ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है, CO कलरलेस होता है। तो ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जो चेंज होते रहता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते रहता है, ठीक है। तो ये है 44। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए प्रोटॉन जो क्या है फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन क्या है वो भी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा नाभिक में और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था। तो ये जो है मेन नॉन पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये आयन जो होते हैं, आयन क्या होते हैं, जो आयन जो होता है कोई भी चार्ज होता है, जैसे कि मान लीजिए Na+ है, ये आयन हुआ, या Cl- है, ये एक आयन हुआ, आयन होगा। तो आयन जो है वो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। 45 क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ स्पेस नोन एज। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेस जो होता है उसमें जो ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग ये देखिए, ये जो लग रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो क्लाउड की तरह दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो इससे एक पाथ बन जाता है, ये एक लगता है कि क्लाउड की तरह, क्योंकि तो कोई भी एलिमेंट में तो लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं, करोड़ों होते हैं, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक जो घूमते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नाभिक हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ, और इसके ऊपर जो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उससे उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल होता है क्या, ऑर्बिटल जैसे कि p ऑर्बिटल होता है, ये होता है। तो ऑर्बिटल में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम 2 एलिमेंट रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ स्पेस नोन एज क्या होता है आपका, वो ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ऑर्बिटल, जैसे इस तरह से बनता है, जैसे कि मैक्सिमम Pl, जैसे इसे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उसी तरह से। देखिए इसमें क्या होता है कि फिक्स लेवल पर एनर्जी होता है। इसका अगर मान लीजिए 5 जूल एनर्जी है तो इसका 10 जूल होगा, फिक्स होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बन जाता है उसको एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में क्या फिक्स होता है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप रख नहीं सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो ये एक है छोटा सा क्वेश्चन जो आता है आपको कोई एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी आपको कोई भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कुछ भी अगर सुझाव देना चाहते हैं चैनल से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।